डॉक्टर मोहम्मद फरजान साहब जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद हाउस जॉब की और हाउस जॉब के बाद 5 महीनों में सीएसएस की तगड़ी तैयारी करने के बाद पहली ही अटेम्प्ट में इन्होंने 33वीं पोजीशन हासिल कर ली। वालिदा तो जो है वो खुशी के मारे रोने लग गई। जब आप एक चीज़ को पाने की जिद्दोजहद करते हैं तो सारी दुनिया उस चीज़ को आपसे मिलाने की जिद्दोजहद में लग जाता है। आपके लिए सीएसएस बन जाए, आप सीएसएस के लिए ना बने। फरजान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा, जब सीएसएस का रिजल्ट आया तो सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा और आपकी अपनी ज़ाती कैफियत कैसी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक ऐसा मोमेंट था जो मैं अभी तक नहीं भूल सकता। असल में हुआ ये कि हमारा इस बार का सीएसएस 2023 का जो रिज़ल्ट था ना, वो काफ़ी लेट हो गया। हमेशा से ये होता है कि जब लास्ट इंटरव्यू होता है ना, जो लास्ट हमारी साइकोलॉजिकल और इंटरव्यू की एक्टिविटीज़ होती है, उसके विदिन 10 to 12 डेज़ जो है ना वो रिज़ल्ट आ जाता है। इस बार 2.5 से 3 माह गुजर गए और हम सारे लोग जो मंडे या फ्राइडे का इंतज़ार करते थे कि रिज़ल्ट आएगा, वो सब अब थक चुके थे। तो उस सारे सिनेरियो में अब एक थर्सडे गुजरा, एक फ्राइडे गुजरा और सैटरडे को हम सब ऐसे ही बैठे हुए थे। मैं अपनी फैमिली के साथ घर बैठा हुआ था, हाफिज़ाबाद गया हुआ था, हॉस्पिटल से यहाँ पे छुट्टी ली हुई थी। तो बैठा हुआ था, मेरे एक दोस्त की मुझे कॉल आई। अनफॉर्चुनेटली वो एलोकेट नहीं हो सके, लेकिन ही हैड बीन अ वेरी गुड फ्रेंड टू मी। तो उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि यार आपका सीएसएस क्लियर हो गया एंड यू हैव बीन एलोकेटेड इन पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। तो बस वो एक ऐसा मोमेंट था कि मैं भूल नहीं सकता। फिर दूसरा, मेरी सारी फैमिली साथ बैठी हुई थी तो उन सब ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला का बड़ा फजल था कि मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में ये सब कुछ हुआ। वालदा और वालिद का क्या वो रिस्पॉन्स था, किस तरीके से उन्होंने डील किया? जाहिर बात है, सीएसएस जैसा एग्ज़ाम जो कंसीडर किया जाता है कि हत्ता कि एमबीबीएस का बच्चा भी अगर कोई करे तो उसने कोई एक बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़ी चीज़ एस कर ली है। तो वालिदा तो जो है वो खुशी के मारे जो है वो रोने लग गई। और मेरे वालिद साहब के बारे में मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि वो बड़े एविडेंट और बड़े एंथुजियास्टिक बिजनेसमैन हैं। वो कभी भी अपनी शॉप से जो है वो टाइम नहीं लेते और हमें जो है ना वो शाम 8 या 9 बजे से पहले अपनी ज़ियारत नहीं करवाते। लेकिन मेरा रिज़ल्ट एक ऐसा मोमेंट था जब उन्होंने अपनी शॉप छोड़ी और वो घर आए और फिर वो एक ऐसा मेरे लिए वाकई एक सरप्राइज़ था कि उस मोमेंट को हमने एंजॉय किया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अगर सीएसएस ही करना था तो फिर एमबीबीएस क्यों किया? आपको नहीं पता कि एमबीबीएस करने पर मुल्क कौम का कितना सरमाया लगता है? जी, ये क्वेश्चन ज़ाहिर बात है मुझसे इंटरव्यू पैनल में भी पूछा गया। हमारे जो वन ऑफ द पैनलिस्ट, आई वोंट नेम हिम, लेकिन उन्होंने भी मुझसे पूछा। अच्छा, इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ ये है ना कि एमबीबीएस एक ऐसा करियर है, इवन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है और पॉवर्टी है, वो एक अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाला फ्यूचर आपको प्रॉमिस करता है कि अगर आप एमबीबीएस कर लेते हैं, कम से कम आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है आपके फ्यूचर के लिए। तो एक तो ये पर्पस था कि चलें यार एमबीबीएस करके खुद को फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी से बचाएं। जब दूसरा फिर मैंने एमबीबीएस किया तो उसके बाद मुझे पता लगा कि मेरी जो पोटेंशियल हैं और जो मेरी एफर्ट्स हैं वो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की तरफ हैं। तो फिर जो है वो मैंने सीएसएस की अटेम्प्ट दी और बस फिर उसी वक्त जो है ना एक ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम एमबीबीएस टू सीएसएस। अच्छा, पुलिस सर्विस ज्वाइन करके आप क्या विजन रखते हैं कि किस तरीके से बेहतरी ला सकेंगे इस निज़ाम में? जी ज़ाहिर बात है, जब भी पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो हम देखते हैं कि हमारी पब्लिक में एक सेंटिमेंट पाया जाता है जो थाना कचहरी कल्चर मौजूद है। जो भी लोग उसे देखते हैं, सुनते हैं, वो कहते हैं कि यार थानों से बचें, अदालतों से बचें और हस्पतालों से बचें। तो मेरी तो जो खुशकिस्मती ये है कि मैं अभी तो अब हस्पताल में काम कर रहा हूँ। आगे मेरे लिए जो अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई वो एक थाने में लगाई, तो चाहे वो एज एन एएसपी हो जाए, चाहे जो भी। तो मेरा ये विजन है कि जैसे हम यहाँ पे लोगों को पूरी तरह से अपने पोटेंशियल से भर के ट्रीट कर रहे होते हैं, वहाँ भी लोगों की नीड्स को कैटर करें। लोगों में जो एक इमेज है थाना कल्चर का, कचहरी कल्चर का, हम उसको बेहतर करके लोगों को इंसाफ उनकी दहलीज पर दें इंशाल्लाह। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स ओपीडी किए आपने? जी, मेरे ऑप्शनल्स में पॉलिटिकल साइंस था जो अनफॉर्चुनेटली इस बार बड़ा हिट हो गया और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की पोजीशंस पीछे गई। दूसरा, पंजाबी एक रीजनल लैंग्वेज थी जो मैंने रखी। फिर हमारे पास यूरोपियन हिस्ट्री था, फ़िलासफ़ी था, इन्वायरमेंटल साइंसेस था। अच्छा, जो बच्चे इस टाइम मौजूदा सीएसएस कर रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इम्तिहानात देने से पहले जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। जी, जो सबसे एक बड़ी चीज़ मैं समझता हूँ सीएसएस की जर्नी में है ना, वो एंड्योरेंस है, वो बर्दाश्त का जज्बा रखना है। क्योंकि देखिए, मेरा जून 2022 में प्लान बना सीएसएस की एग्ज़ाम का। फरवरी 2023 में मैंने अटैम्प्ट दी, वो सितंबर में जाके 2023 में मेरा रिज़ल्ट आया। उसके बाद साइकोलॉजिकल एक्टिविटी हुई दिसंबर में, जाके फरवरी 2024 में मेरा जो है वो फाइनल इंटरव्यू हुआ और अब आके आज से 10-12-15 दिन पहले मेरा फाइनल रिजल्ट आया। सो बेसिकली इट्स अ जर्नी ऑफ 2 ईयर्स जिसमें आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप पास हुए हैं या आपका आगे क्या है, आगे एलोकेट होना है या नहीं होना। सो इसमें सारी जर्नी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एंड्योरेंस है। खुद में बर्दाश्त का जज्बा रखें, लगे रहें, डटे रहें, कंसिस्टेंट रहें। और बड़ी एक खूबसूरत बात कहते हैं पॉलो किलो जो एक राइटर हैं, वो अल्केमिस्ट में एक बात कहता है
when you want something, the whole universe conspires in getting that particular thing to you. जब आप एक चीज़ को पाने की जिद्दोजहद करते हैं तो सारी दुनिया, हर ज़र्रा उस चीज़ को आपसे मिलाने की जिद्दोजहद में लग जाता है। वो जज्बा रखें कि अल्लाह ताला कहे, वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। उस लेवल तक पहुँचे, उस खुदी के लेवल को अचीव करें कि आपके लिए CSS बन जाए, आप CSS के लिए ना बने। अच्छा, फैमिली में 20 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, मतलब चचा, पुप्पो, नाना, दादा, मतलब लाइक एक डॉक्टर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। सारी फैमिली में डॉक्टर्स हैं, खुद भी डॉक्टर हैं, फिर CSS का ख्याल कैसे आया आपको? जी, मैं एक फैमिली फुल ऑफ डॉक्टर से बिलोंग करता हूँ और हमारी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। राइट आफ्टर माई ग्रेजुएशन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, ठीक है, या पाकिस्तान में अपने करियर को परस्यू रखें। तो जब मैंने मेडिकल प्रोफेशन कंप्लीट किया, मेडिकल डिग्री कंप्लीट की, राइट आफ्टर माई MBBS, राइट आफ्टर माई हाउस जॉब, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान में जो एक तो सर्विस स्ट्रक्चर रिलेटिंग टू मेडिकल प्रोफेशन, दूसरा हमारी जो ट्रेनिंग है वो उस तरह की एडवांस ट्रेनिंग नहीं है जिसको जो मैं चाहता हूँ। फिर उसके लिए ज़रूरी था कि मैं पाकिस्तान को छोड़ूं और बाहर USMLE करके यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो जाऊँ, या प्लेबल या UKMLE करके UK में चला जाऊँ, या बाकी भी हमारे पास काफ़ी मिडल ईस्ट की या ऑस्ट्रेलिया की ऑप्शन आती हैं। तो उस सारे सिनेरियो में मुझे एक डिसीजन लेना पड़ना था कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ। लेकिन मैं हतमी तौर पर इस बात को समझता हूँ और इस बात का कायल हूँ कि इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द पीपल लाइक अस टू स्टे इन पाकिस्तान एंड डू समथिंग फॉर आवर कंट्री। तो बस ये प्लान किया कि यार क्यों बाहर जाना है, कुछ ऐसा ही करें जो हम पाकिस्तान में रहकर कर सकें, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकें। वो बड़ा एक खूबसूरत सा जो है ना वो मिसरा है, शिकवाए ज़ुल्मत शब से कहीं तो बेहतर था अपने हिस्से की शमा जलाते जलें। तो खैर, एक छोटी सी शमा ही सही, पूरी तरह से कोशिश करेंगे इन शमों से उजाला करने की। अच्छा, पुलिस सर्विस और ये मेडिकल का शोबा बड़ा डिफिकल्ट है, आपस में इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो किस तरीके से हैंडल करेंगे आप सब कुछ? अच्छा, ये चीज़ ना मुझसे मेडिकल जब मैं अपना मेडिकल के बाद इंटरव्यू में गया, उन्होंने भी मुझसे बात की कि यार आप तो बिल्कुल एक अलग सी डगर पे चल पड़े। तो लेकिन उसमें एक खूबसूरत बात ये थी कि इस साल काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स थे जिन्होंने अपने करियर को स्किप करके उस तरफ गए। तो जब मुझसे हमारे चेयरमैन साहब थे, दुरानी साहब थे, उन्होंने भी ये क्वेश्चन किया, तो मैंने कहा सर, मुझे लोग कहते हैं अपने प्रोफेशन को छोड़ के आप पुलिस सर्विसेज क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? तो मैंने कहा सर, मुझे लगता है कि मैं छोड़ नहीं रहा, बेसिकली मैं वही पैशन जो एक मेडिकल प्रोफेशन में चाहिए होता है उसी को आगे परस्यू करूँगा अपनी पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में। और वो पैशन है टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू सर्व, टू कैटर द नीड ऑफ पीपल्स, लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखना। तो एक वही चीज़ होगी जिसमें मुताबिकत है, चाहे वो मैं मेडिकल प्रोफेशन में करूं या चाहे वो मैं पुलिस सर्विसेज में। अच्छा, इस दफ़ा CSS में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह देखने को मिल रही है कि बस ड्राइवर की बेटी ने CSS कर लिया, वो ASP बन गई। एक हाकर था, उसके बेटे ने CSS कर लिया, वो ASP बन गया। ठीक है, एक बिजनेसमैन बदल, लाइक जो आप अपनी मिसाल ले लें, एक बिजनेसमैन का बेटा CSS बन गया। लेकिन एक बड़ी नेगेटिव सी चीज़ जो है वो लोगों के जहन में बैठी हुई है, मेंटालिटी बन चुकी है कि लोग समझते थे कि शायद वो लोग CSS करते हैं जिनका कोई बड़ा पहले किसी पोस्ट पर बैठा हुआ है या फिर जिनकी बड़ी तगड़ी सिफारिश है, बड़ा तगड़ा मामलात है, वो सिर्फ वही CSS कर सकते हैं। तो इसमें सदाकत क्या है? जी, ज़ाहिर बात है, ये एक बड़ा परसेप्शन है इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ थोड़े से थोड़ा भी काम जो है बगैर सिफारिश की या रिश्वत के नहीं होता। वहाँ पे आज अगर हमको ये कह दें कि यार CSS जैसा बड़ा इम्तिहान, जो कि बड़ा मुश्किल एक इम्तिहान कंसिडर किया जाता है, जिसके 12 सब्जेक्ट्स हैं, वो बगैर सिफारिश के कैसे हो सकता है? लेकिन दैट व्हाट आई अश्योर्ड, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद स्पेक्टेट की है कि हम जब CSS का एग्ज़ाम देते हैं तो इस तरह की जो एम्बिग्विटी फैलाई जाती है रिगार्डिंग मेरिटोक्रेसी के कत्ल की, यहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। इंतहाई मेरिट का ख्याल रखा जाता है। जैसे आपने अभी एग्जांपल दी कि एक ड्राइवर की बेटी और फिर एक हॉकर का बेटा और फिर एक मुझ जैसा बच्चा, फिर एक लम्स का बच्चा, फिर एक वो बच्चा जिसने ओपन जो है ना वो BA किया हुआ है अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी से, या ओपन या प्राइवेट उसने जो है ग्रेजुएशन की हुई है, वो सारे भी एस कर जाते हैं। तो हत्ता कि ये चीज़ तो इतनी ज़्यादा है कि मुझे काफ़ी बड़े लोगों ने कहा जो हमारे यहाँ थे, वो कहते हैं कि यार इस तरह करें क्योंकि आपका रिटर्न हो गया, आप किसी अच्छी सिफारिश का ढूंढें और ताकि आप अपने पैनल को जो है अप्रोच कर सकें और इंटरव्यू में नंबर लगवा सकें। लेकिन दैट व्हाट आई अश्योर यू कि इंतहाई मेरिट से चीज़ें हुई। यही खूबसूरती है CSS की, FPSC एग्ज़ाम की, कि जो 17 ग्रेड पे कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है कि वो बगैर सिफारिश के हर चीज़ जो है वो एक अच्छा मेरिट ऊपर लेके आती है। अच्छा वर्जान साहब, ये बताइएगा कि शादी हो गई है या फिर अब तैयारी शारी कर रहे हैं, क्या सीन है? बस जी, पेरेंट्स तो पड़े हुए हैं पीछे। हाँ। तो अभी तो जो है ना वो इंशाल्लाह इस साल या अगले साल तक प्लान है शादी करने का। बस जी, CSS अचीव करना था वो कर लिया, अब अगली जो है वो भी सारी चीज़ें अचीव करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ वाज़ह करूँ कि ये जो इकबाल के शाहीन आपको नज़र आ रहे हैं, इन्होंने GC यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल साहब के रूम में ही रहकर स्टडी हासिल की हुई है।
वो जरा पूरा वकूआ बताएं, क्या सीन था? अच्छा, उसमें ये था कि जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ तो हमारी जो लिस्ट लगती है ना जीसीयू की, ये 2013 का इंसिडेंट है। तो जब हमारी लिस्ट लगती है ना तो ये कंफर्म नहीं होता कि जीसी के बेसिकली 3 हॉस्टल्स हैं। एक इकबाल हॉस्टल है जिसका पूरा नाम क्वाड्रेंगल हॉस्टल था, 1890 में बना था वो। 1895 में उसमें अलामा इकबाल रहे। फिर पाकिस्तान की आज़ादी के बाद चूँकि अलामा मोहम्मद इकबाल उसमें रहे तो उसका नाम इकबाल हॉस्टल रख दिया गया, उस क्वाड्रेंगल हॉस्टल का नाम इकबाल हॉस्टल रख दिया गया। सो वो एक एम्बिग्विटी थी कि जी आप इस हॉस्टल में रहेंगे या कायदे आज़म हॉस्टल में रहेंगे, न्यू जीसी हॉस्टल वो आपको पता है कचहरी के बिल्कुल साथ है, या वहाँ रहेंगे। राधियन को तो भूल ही गए अब आप। तो वो बस जो है ना वो अल्लाह ताला का ऐसा फजल हुआ कि मेरा वहाँ जो है वो इकबाल हॉस्टल में जो है ना मुझे रूम मिल गया। ये बाई चांस ही होता है, इसमें कोई इस तरह का नहीं होता कि उसको किसी को मिल जाता है, बाई चांस हो गया। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम मार्क्स थे, तो मुझे आज भी वो रूम याद है, रूम 10 या 11 बाई सीटर इन इकबाल्स हॉस्टल, जहाँ पे जो है ना वो मेरा कमरा था। और वो वही रूम था जो बाद में 1 साल बाद जो है म्यूज़ियम बना दिया गया और वहाँ पे मैं रहा। तो उसमें रहने की वजह ये थी कि मेरे फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम मार्क्स थे, जिस वजह से हमें वो कमरा अवॉर्ड कर दिया गया था। वो अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। और आज भी वहाँ की गुजरी रातें, वहाँ के गुजरे दिन मुझे याद हैं कि किस तरह वो हर आने वाले साकिन को इंस्पायर करते हैं इस मुल्क के लिए कुछ करने के लिए।